नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पे। आज हम भौतिक विज्ञान का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम आज चर्चा करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। इसने एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, तो उससे इसने सोचा कि ये पृथ्वी पर कैसे गिर रहा है। तो इसी सोच को इसने आगे रिसर्च किया तो पता चला कि इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम सन 1686 में दिए थे। इसमें ये कहा गया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों पिंड हैं, जैसे एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इन पिंडों के बीच की दूरी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जैसे दो पिंड हैं, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान मानो m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी है r। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और F प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, जब इन दोनों समीकरणों को हम ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसमें जो बल होता है F है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, F है ये फोर्स है, G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r होती है दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये जो g होता है, g का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मात्रक पूछ लेता है। जी का मात्रक क्या होता है? जी का मात्रक, इसको निकालने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, FR² हो जाएगा और m1 m2 का इधर मल्टीप्लाई इधर भाग हो जाएगा। तो G बराबर क्या होगा?
एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एफ हो गया न्यूटन, आर दूरी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 मतलब द्रव्यमान है तो ये किलोग्राम गुणा किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान प्रत्येक जगह का, चाहे धरती हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे कहीं भी, इसका जी का मान इतना ही होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृत्तीय त्वरण के बारे में। हाँ, एक चीज इसमें छूट गई है, ये जो जी का मान है, इसकी जी के मान का निर्धारण हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने इस जी के मान का निकाला था, जो 6.67 है, ये हेनरी कैवेंडिश द्वारा निकाला गया। तो जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में की। ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में की। ठीक है, अब हम चलेंगे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का कारण, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये निर्भर करता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। जी का मान अगर नीचे की ओर लगता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो ये पॉजिटिव होता है। अगर पृथ्वी से ऊपर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होता है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की ओर इसकी दिशा धनात्मक तथा ऊपर की ओर इसकी दिशा ऋणात्मक होती है, इसकी दिशा ऋणात्मक होती है। हमने पढ़ा है F बराबर m। तो ये एक्सीलरेशन होता है, ये होता है जब हम चल के जाते हैं सीधे क्षैतिज दिशा में चलते हैं, तब ये होता है। जबकि अगर हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है कि यहाँ एक जगह पे हम यहाँ mg ले लेते हैं, और हमारा ये F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये mg है और ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो m1 m2 है, ये एक तो m1 तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, m2 ये स्मॉल m1, इसको कैपिटल ले लेते हैं, और ये कैपिटल r स्क्वायर। मतलब ये जो m और r होते हैं, ये पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या होती है। तो ये पिंड का द्रव्यमान है, ये भी पिंड का द्रव्यमान है। तो mg बराबर हो जाएगा gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, m से m कटेंगे। तो g बराबर क्या निकला, g कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर। तो जी का मान हम निकालने के लिए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हमने 6.67 × 10⁻³ लिया वो लेंगे, और पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये जो मान पुट करके इसमें जी का मान 9.8 निकलता है। अब यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 गुना होता है।
मतलब अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर, यहाँ मैं भार की बात कर रहा हूँ ना कि द्रव्यमान की। द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, द्रव्यमान m होता है और इसको मास बोलते हैं इंग्लिश में। ये कांस्टेंट होता है प्रत्येक ग्रह पर, ये कभी चेंज नहीं होगा। जबकि हमारा भार जो होता है, भार इसको वेट बोलते हैं इंग्लिश में, जो हम तराजू के द्वारा तौलते हैं, ये वेट होता है, ये वेट होता है mg। मतलब अगर द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाए तो उसको भार कहते हैं, और जो mg है ये इसका मात्रक होता है न्यूटन। अगर इसको तौलते हैं हम, जैसे अपने यहाँ पे नॉर्मल गांव की भाषा में बोलते हैं, तो इसको किलोग्राम में तौलते हैं। जबकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, किसका, भार। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 होता है। तो 1/6 होने की वजह से चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी का 1/6 होना होगा। मतलब जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका भार 60 गुणा 1/6 मतलब 10 न्यूटन होगा। ठीक, इसका जैसे हम एक एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया था ये, कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे 10 kg है तो पृथ्वी पर कितना होगा। तो पृथ्वी पे भी 10 kg होगा, मास कभी चेंज नहीं होता, ये तो कांस्टेंट रहता है। जबकि इसका भार हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण अपना अलग गुरुत्वीय त्वरण होता है और वो चेंज होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जी में ये एक जी ले रहे हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब m हर एक ग्रह का अपना अपना द्रव्यमान अलग होता है, और हर एक ग्रह की त्रिज्या भी अपनी अपनी अलग होती है। तो ये जी का मान किस पे डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है और त्रिज्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसको जी से डिनोट करो। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, तो इसका मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। और सबसे अधिक जी का मान ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम भूमध्य रेखा होता है। ठीक है, अच्छा, आप जी के मान में परिवर्तन करेंगे, जी के मान में परिवर्तन। पहला तो है यदि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाए, यदि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाए, तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता जाता है। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी का मान घटता है। दूसरी चीज, पृथ्वी की घूर्णन गति यदि बढ़ा दी जाए, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूमने की स्पीड बढ़ा दें, तो जी का मान कम होता है, जी का मान कम हो जाता है। ये पृथ्वी की घूर्णन गति है, उसको 21 गुना कर दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति जो अभी है उसको 21 गुना कर देने पर भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, ना कि द्रव्यमान, द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है,
तो पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे जी का मान कम होता जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा। ये पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दी जाए तो जी का मान घटेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। ठीक, अब आ गए हम पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग वह वेग होता है जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को अगर वो वस्तु पार कर जाती है तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। पलायन मतलब यहाँ के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के बाहर चला जाना, पलायन कर देना, उसको बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, वह वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को हमें इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर करना है, मतलब यहां से किसी दूसरे ग्रह पे भेजना है, तो हमें मिनिमम इतनी स्पीड रखनी चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम। तो हम सब जानते हैं कि सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर ने दिए थे। तो पहला पॉइंट यही हो गया हमारा, ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम, ये ग्रह ऐसे लिखा जाता है। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। इसमें केपलर ने 3 नियम दिए थे। इसमें पहला नियम दिया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, दूसरा नियम इसने बताया था कि प्रत्येक ग्रह का अपना एक जो निश्चित वेग होता है वो निश्चित वेग से घूमता रहता है। अगर सूर्य के नजदीक कोई ग्रह पहुंचता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और सूर्य से दूर जाने पर उसकी चाल घट जाती है। इसलिए सूर्य के जो नजदीक सबसे नजदीक ग्रह बुध है वो अपनी परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है, जबकि पृथ्वी से ज्यादा सबसे दूर ग्रह वरुण है वो अपनी परिक्रमा करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इवन बृहस्पति तो 12 साल का टाइम भी लेता है। तो ऐसे ही सब ग्रह जो पृथ्वी से जो सूर्य से नजदीक होते हैं वो परिक्रमा करने में कम समय लेते हैं, जबकि दूर होने पर उनकी जो परिधि है वो बढ़ जाती है तो उनको ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए उनको परिक्रमा करने में ज्यादा टाइम लगता है। प्लस दूर होने पर उनकी कच्ची चाल तो समान रहती है लेकिन वो धीरे धीरे चक्कर लगा पाते हैं। और तीसरे नियम से बताया था कि प्रत्येक ग्रह अपनी दूरी का स्क्वायर उनके परिक्रमा काल के क्यू के बराबर होता है। सॉरी, RQ प्रोपोर्शनल T स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 3 नियम थे। पहला नियम था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर
दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक, दूसरा नियम था सूर्य के नजदीक ग्रह की चाल, ग्रह की कक्षीय चाल, कक्षीय चाल मतलब जिस कक्षा में ग्रह अपना चक्कर लगा रहा है उसको कक्षीय चाल। तो सूर्य के नजदीक ग्रह की कक्षीय चाल अधिक होती है और दूर होने पर कक्षीय चाल धीमी होती है। मतलब ये कच्ची चाल धीमी नहीं होती है, कहने का मतलब ये है कि वो दूरी ज्यादा होने की वजह से इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल मतलब परिक्रमण करने में लगा सकते हैं। प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल, उसकी परिक्रमण काल का घन, परिक्रमण काल का वर्ग, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। R/Q प्रोपोर्शनल टू T। ये होता है R रेडियस, R/Q प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्रहों की गति के नियम क्या करने के लिए थे। पहला नियम बताया था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ये अपनी कच्ची चाल से ही चलते हैं, ज्यादा दूर होने पर ज्यादा समय लेते हैं, कम दूरी होने पर सूर्य से या सूर्य के नजदीक होने पर तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, R/Q प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई स्थित उपग्रह पृथ्वी के अगर चक्कर लगाता है तो उसको चक्कर लगाने में पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है 24 घंटे का, उतना ही उसको टाइम लगता है। जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, वैसे ही ये उपग्रह पृथ्वी के समांतर 24 घंटे में अपना चक्कर लगाता रहता है, जिससे यह उसी स्थान पर रहता है जिस स्थान पर पृथ्वी की जो जगह है वहीं पे घूमती रहती है, उसके पैरेलल चलता रहता है। इसका उपयोग ये होता है कि ये जो संचार उपग्रह हैं, मौसम संबंधी जो जानकारी देते हैं, इनमें काम करता है। ठीक है, इसको भू-स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाती है 36,000 किलोमीटर होती है। भू-स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसका काम क्या है? संचार सेवाओं, संचार सेवा, जीपीएस ट्रैकिंग। जीपीएस के जो सिग्नल होते हैं वो भी इन्हीं उपग्रहों के कारण होते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये अमेरिका द्वारा बनाया गया सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस की खोज अमेरिका के द्वारा की गई है। भारत का अपना खुद का भी एक सैटेलाइट है जो जीपीएस की तरह काम करता है। ये मतलब जो नॉर्मल फोन है उनमें नहीं आता है। ये केवल भारत के जो वैज्ञानिक हैं या जो व्यक्ति भारत में एक उच्च पद पर आसीन है, जिससे दूसरे देशों से खतरा है, मतलब उसकी सूचना दूसरे देशों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके फोन में ये जो मैं बता रहा हूं वो ऐप आता है। भारत का खुद का संचार उपग्रह है नावी, भारत का खुद का संचार उपग्रह
नाभि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में कार्य, समय, ऊर्जा, इनके ऊपर अगला चैप्टर बनाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।